हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में तो जानते होंगे, और इन सारे अचीवमेंट जो भी है वो सब भगवान का है, उसमें हमारा सिर्फ नाम है। बाकी कहते हैं कि हर सफलता के लिए समय पे समझदारी का आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप समय पर समझदार हैं तो आप सफल हैं, अगर आप समय पर समझदार नहीं हैं तो आप असफल हैं। तो समय पर समझदारी अगर कोई सिर्फ दे सकता है तो वो केवल और केवल भगवान है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। सब उन्हीं की कृपा से जो हमें समझदारी मिली, चाहे वो फर्स्ट ईयर से कोचिंग करना हो, तैयारी करने के लिए जुटना हो, 4 साल का अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद चीज़ें मिलने के बाद उनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। आजकल जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उस परिवेश में एक छोटी सी नौकरी सरकारी छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए जो भी हमें लॉर्ड कृष्णा से हिम्मत मिली, करेज मिला और चीज़ों को छोड़ने की जो सद्बुद्धि मिली, तभी ये आगे की चीज़ें हो पाई, वरना आज भी हम वहीं रह जाते जो TCS के 2.8 का हमारा पैकेज हुआ था। तो जो भी हमारी सफलता है और जो भी हम अपनी असफलता से हमें लॉर्ड कृष्णा ने सिखाया है, उसका सब कुछ श्रेय भगवान कृष्णा जी को जाता है और सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड है। सारी चीज़ें उन्हीं के आदेशानुसार होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं 12th 11th and 12th बॉटन एक्सीलेंस स्कूल रीवा से पास आउट हूँ, और 9th and 10th मैंने गाँव के SDM स्कूल गाँव में ही मैंने वहाँ से मैंने किया। मैं ज़्यादा स्मार्ट था पढ़ने में और ना ही बहुत ज़्यादा एवरेज, कह लीजिए कि क्लास के जो अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट होते हैं उनमें से एक था। और उसके बाद जो सफ़र शुरू होता है 12th के बाद भी एडवांस का, का, उसके लिए हम कोटा गए और काफ़ी सारी फाइनेंशियल जो सामने प्रॉब्लम्स थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उनको बात करके हमने वहाँ कोचिंग की और परिश्रम किया। हालांकि हमें सफलता हाथ नहीं लगी, असफलता मिली, बट उस असफलता ने हमें इतनी सारी सफलताएं दिलाई जो हमने कोटा में दी थी। वहाँ पहुँचते ही हमको पता चला था कि हम लेट आए हैं, हमको थोड़ा फास्ट आना चाहिए था। और जब वहाँ से निकले तो यही मन में था कि अगली बार किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, जिससे बहुत सारा वक्त रहे तैयारी करने के लिए। तो हमें बहुत सारा वक्त मिला। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम से हमने तैयारी शुरू की और फाइनल ईयर में हमारी नए आना शुरू हो गई। कॉलेज से निकलने से पहले मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का टॉपर था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरी सेकेंड पोजीशन थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैंने ओलंपियाड किया था पूरे वर्ल्ड में, 17 रैंक थी थर्ड ईयर में। तो आपको हमेशा, चाहे वो प्रभु भक्ति हो या आपके खुद के करियर की चीज़ें हो, उसमें आपको हमेशा जल्दी शुरू करना होता है। जब भी जीवन में अच्छा काम करना हो तो उसे बहुत जल्दी करने की कोशिश करें। जब भी कुछ अनएथिकल हो तो उसे कल पर टालें। हो सकता है बीच में सद्बुद्धि आ जाए और आप गलत ना करें। तो कोई भी डिसीजन अगर अच्छा है तो उस पर तुरंत अमल करें। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले सुबह उठ के 4 बजे आप अध्यात्म की ओर जाएं। जीवन में जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आपसे ऑटोमेटिक अलग हो जाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास, हर किसी के पास खाना खाने के बाद एक एनर्जी मिलती है जिसे फूड एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी का उपयोग
ये बॉडी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं करेगी। अगर आप उस एनर्जी का उपयोग अपनी पढ़ाई में, भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, तो उसका उपयोग आप मोबाइल चलाने में, या तो बैठे बैठे दोस्तों के साथ गॉसिप करने में, या तो घूमने में, या तो फिर फालतू की चीज़ें जो आप उससे बेहतर जानते हो उनमें लगाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अपनी इस एनर्जी का उपयोग भक्ति और ज्ञान पाने के लिए करें। जीवन में दो चीज़ें हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, आज से नहीं हमेशा से। आप कहीं भी पहुँचेंगे, इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। एक भक्ति, भगवान भक्ति, और दूसरी गुरु की भक्ति, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, जिससे आपको जीवन जीने की दशा मिल रही है, जो आपको डायरेक्शन बता रहा है, जो एक लैंप लेके आपको लाइट कर रहा है कि दिस इज द राउट यू शुड हैव टू फॉलो, जो आपका रूट डिसाइड कर रहा है, जो आपके पास के हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक चीज को बता रहा है। तो एक भगवान है जो आपको समय समय पर सद्बुद्धि देंगे, समय समय पर आपके साथ खड़े होंगे। जब आप अंधेरे में होंगे तब केवल और केवल वही याद आएंगे। और उसके बाद एक गुरु होते हैं जो आपको हमेशा अच्छी राह दिखाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, और हो सकता है इस अर्थ में जितने भी लोग सफल हैं, या जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके जीवन में भगवान, भगवान के साथ गुरु, और गुरु के साथ आपकी खुद की निश्चय और आपका कर्मठ जो है, जो उनके प्रति डेडिकेशन और समर्पण है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें नहीं पता आप किस किस डायमेंशन से आते हैं, आप किस किस चीज़ की तैयारी करते हैं, बट तैयारी को लेके हमेशा मेरा एक कहना है कि तैयारी में फोकस की बहुत ज़रूरत होती है। फोकस के बाद दूसरी चीज़ अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो है कंटिन्यूटी की, और तीसरी चीज़ अगर है तो वो लगातार टेस्टिंग की, और चौथी चीज़ है कि इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी उस चीज़ पर बने रहना। जो चौथी चीज़ है उस पर ही आके इंसान हार जाता है, उस पर बने रहना। उस पर बने रहने के लिए आपको दो चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होगी, एक तो भगवान पे भरोसा और दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपके खुद आत्मज्ञान पे, जो आपकी सेल्फ स्पिरिचुअलिटी है उस पर, और उसके बाद जितना भी आप जीवन में अभी तक अचीव किए हैं, जितनी बार असफल हुए हैं, उन दोनों को मिला के आप बैलेंस बनाते हैं कि हम ज़्यादा सफल हैं या असफल। अगर आप खुद को ज़्यादा सफल पाते हैं तो आप ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम होते हैं। तो कभी भी अपनी असफलता को ऐसे मत देखना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। हमने पहली चीज़ जो बताई थी वो किसी को याद है क्या? फोकस। हाँ, तो फोकस बनाने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत रिक्वायर होती है। या तो हमें सच में मज़ा आ रहा है चीज़ों को करने, जो कि बहुत ही रेयर है। हो सकता है हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम में से किसी के पास ना हो, क्योंकि वो चीज़ें 1 लाख के में एक लोग के पास होती है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको मज़ा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने खुद को इतना बना लिया है, इतना कठोर कर दिया है मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, कि हम अपने बॉडी काम को भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम सब पे लागू होती है, क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता था कि हमारा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है या नहीं है। जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं पहली बार कंप्यूटर में हाथ रखा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस कितने अच्छे से कर पाऊँगा और क्या इतना अच्छा कर पाऊँगा कि दुनिया में भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी को नहीं पता कि हमारा क्या है, इसलिए इसको फाइंड आउट करना अगर आप कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो जो आपके सामने अभी प्रेजेंट में है उसमें अपना 100% फोकस बनाए रखने के लिए सुबह उठना 4 बजे, जो मेरा रूटीन था वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आप फॉलो कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके सुबह 4 बजे उठना। 4 बजे उठ के सबसे पहले 10 मिनट मैंने किया, 4:30 बजे आप माला लेके
चांट कर सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो कर सकते हैं, या उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं हाफ एन आवर, 50 मिनट, 20 मिनट की। उसके बाद आप 5 AM से पढ़ने बैठ जाए। अगर आपको कॉलेज भी जाना है तो आप 8 बजे ही आपको उठना है। मुझे नहीं लगता कि 8 बजे के पहले कहीं जाना होता है, या तो आप ऑफिस में होंगे तो भी, कॉलेज में होंगे तो भी, तो आपके 3 आवर बड़े आराम से निकल जाएंगे। और मैं कॉलेज नहीं जाता था, ड्रॉप आउट था उस टाइम पर, तो मैं 5 से 12 तक लगातार अपनी लैब वर्किंग, जो चीज़ें मुझे करनी है वो शेड्यूल, क्लास, ये सारी चीज़ें 12 तक देखता है। उसके बाद 12 पे आप उठें, अगर हो सके तो दोबारा बात कर लें बॉडी को, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके पैरों को आराम मिलेगा। उसके बाद 12 पे आप उठें और नहाने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना खाएं। उसके बाद एक पावर नैप लें हाफ एन आवर, 1:30 पर उठ जाए। आधे घंटे फिर से प्लानिंग को लें कि हमें अब आगे आने वाले 5-6 घंटे में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। 2 PM पर मैं फिर से बैठ जाता था और 9 PM 8 PM तक उठता था। शाम को उठने के बाद पास में एक मंदिर है, वहाँ जाता था। मंदिर से होके आने के बाद डिनर करके सीधे सो जाता है 9 से 10 बजे तक। ये शेड्यूल आपको देखने में बहुत आइडियल लगता है, हैवी आइडियल। हफ्ते में 5 दिन मुझसे ही हो पाता है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी कर पाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हर दिन ट्राई करना है इस शेड्यूल को पकड़ने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल लगातार बिना किसी डाउट के, बिना किसी चीज के आप इस पर बने रहें। परफेक्शन इज जस्ट अ इमेजिनेशन। अगर आप इस बॉडी से परफेक्शन का उम्मीद करते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जो बाल आज हमारे सर पे, आपके सर पे है, आपको भी पता है कल भी नहीं रहेंगे। जो चीज़ें आज हमारे पास हैं वो कल नहीं रहेंगी। इस बॉडी के लिए हर एक कल नया होता है। और जो हमने शेड्यूल बनाया वो तो एक लिखित फिजिकल शेड्यूल हो गया, पेन और कॉपी में जो पेस्ट हो गया, जो हो सकता है हमारे इस पृथ्वी में ना होने के बाद भी वैसे ही पेस्ट रहे, जिसको फॉलो करने वाला धरती पे हो ही ना। इसलिए कभी भी खुद को इतना रिजिड समझ के चीज़ों को स्टार्ट मत करना कि मैं तो शुरू कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल परफेक्ट ही चलूँगा, मुझसे कोई ऐसा होगा ही नहीं। आप चाहे जितनी साल मेहनत कर लें, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने लगातार इस शेड्यूल में 4 बजे उठें और 4:30 बजे नहा लें, फिर से चांटिंग के लिए बैठ जाए। कभी 6 बजेगा, कभी 7 बजेंगे, पर आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको इसको फॉलो करने की कोशिश ईमानदारी से करनी है। थोड़े दिन बाद जब आपका ये चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी, आप इस शेड्यूल को भूल जाओगे। जब इस शेड्यूल को भूल जाओगे इसका मतलब आप फॉलो ही करना बंद कर देंगे। अगर आप डेडिकेशन के साथ इसको फॉलो करते हैं, या खुद का जो बनाया हुआ शेड्यूल है, जो डेली आपका शेड्यूल है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो एक पाथ है आपके लिए, जो डेली स्टेप्स आपको एक स्टेप डेली आपको क्लोजर ले जाएगा अपनी जर्नी के लिए। और इतना याद रखिए, लोग झूठ बोलते हैं कि चीज़ें बहुत कठिन है, बहुत मेहनत के बाद नहीं मिलती हैं। चीज़ें कठिन है उनके लिए जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि चीज़ें करनी कैसे। चीज़ें बहुत आसान है जब इनको पता है कि कैसे करना है और कब करना है। ये 2 चीज़ें अगर किसी को पता है तो उसके लिए बहुत बहुत ही आसान है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब और क्या करना है, यही स्मार्ट वर्क है। अगर आपको ये नहीं पता कि अभी हमको क्या करना है, अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आगे आने वाले दिनों में 3 साल 4 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो आप गलत हैं। आपको डेली खुद से सवाल, जैसे मैं डायरी में 3-4 सवाल पूछता हूँ कि व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर इन द सेम विथ मी, whatever I am doing today by this work। जो मैं आज अभी कर रहा हूँ और आज पूरे दिन किया हूँ, अगर यही मैं साल भर करता रहा हूँ तो मैं अगले साल कहाँ पर पहुँच जाऊँगा।
अगर आप ये सवाल खुद से पूछें और खुद से लिखें, तो अगर आप दिन भर नहीं पढ़े हैं तो आपको पता है कि इस सेमेस्टर का एग्जाम मुझे फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि आप फेल हैं। तो इसलिए ये पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल ये होता था कि क्या मैं खुद से अपने दिमाग के लिए संतुलित हूँ? Is my mind is stable by the inside, or my thought is vandalized there by memory? क्या मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, या फिर मेरे थॉट्स, मेरे विचार जो हैं वो मेरे दिमाग में उपद्रव कर रहे हैं, vandalized उपद्रव। तो इसके लिए मैं लिखता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, स्टेबल नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो उसका रीज़न लिखता था कि कौन सा रीज़न है जो मुझे परेशान कर रहा है। और आप बिलीव करिए, जिस दिन आप वो रीज़न लिखना शुरू कर दिए कि किस रीज़न से आप परेशान होते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 साल बाद आप कोई भी ऐसा रीज़न दुनिया में बचेगा नहीं जिसके कारण आप परेशान हैं। आप इमोशनली दुखी हो सकते हो, आप किसी रीज़न से परेशान नहीं होंगे। इतना याद रखना, जिस दिन आपको रीज़न लिखना आ गया कि आप किस रीज़न से आज परेशान हो, वो रीज़न लिखना शुरू कर दें आप। 1 साल बाद ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हर दिन जब आप लिखेंगे नया रीज़न होगा। फिर 1 महीने बाद पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इस रीज़न के कारण परेशान थी, तो बहुत आसान चीज़ थी। इसलिए धीरे धीरे चीज़ें, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते खुद को, चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, लर्निंग के 3 फेज होते हैं, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, अपने खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को जानना। उसके बाद आती है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना। जैसे कि मैथ हो गई, मैथ में आपको कोई छोटी सी चीज़ सीखना है, जैसे डिवाइड सीखना है, तो पहले आप सिंबल ऑब्जर्व करते हैं, एक तरफ ये, एक तरफ ये, बीच में सॉल्व होता है। ये हो गया ऑब्जर्व करना, स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करिए, फिर उसके बाद उसको समझ लिए कि करना कैसे, और फिर बहुत सारे डिवाइड करने के बाद आप उसके अंदर मास्टर हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के 3 फेसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। गाड़ी चलानी है, आपने गाड़ी चलाने वाले को देखा कि अगर इधर मोड़ते हैं तो इधर जाएगी, इधर मोड़ते हैं तो इधर जाएगी, एक पाँव क्लच पे रखना है, गियर पे हाथ रखना है, फिर ब्रेक होता है, फिर एक्सीलरेटर। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन की हो गई। अब सामने वाले ने समझाया कि जब क्लच पे पाँव रखना है तभी न्यूट्रल से एक नंबर पे लगाना है, क्लच छोड़ते समय एक्सीलरेटर बढ़ाना है। ठीक, ये होगी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड बनाने के लिए आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चला लो, आप ड्राइवर हो गए। यही 3 फेज हर जगह होती है। आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, आप रॉकेट्स के डेमो देखो, डेमो देखने के बाद उसके अंदर बूस्टर रॉकेट, रॉकेट अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको आप समझो, उसकी कोडिंग कैसे होती है वो समझो। उसके बाद हर एक चीज़ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करो रूम पे बैठ के, अगर ये होता है तो ऐसे होता है, ये होता है तो ऐसे होता है, आप मास्टर हो। इसे ही रॉकेट साइंटिस्ट बोलते हैं। तो सीखने के लिए 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डन in the your understanding, that much you will become master in the your field. Always remember, how much practice you will done in your work, that much master you will become in your field. तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। जो दूसरा सवाल मैंने आपको बताया था कि आप खुद को ऑब्जर्व करें, अपनी चिंताओं को ऑब्जर्व करें। तीसरा सवाल ये है कि जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ? I am doing the right thing for what I am here. आप यहाँ सिर्फ 2 काम करने आए हो, अच्छे से रहना, सीखना और पढ़ना, और उसके बाद कोई भी चीज नहीं करना है। उसके अलावा भगवान का भजन सुबह उठ के, उसके बाद जो भी टाइम है हमारे पास, पढ़ना, लिखना, कभी कोई दुविधा में मित्र है तो उसकी सहायता करना। और मित्रों की संख्या बहुत कम होती है, डिफरेंस होता है मित्र में और ग्रुप में। आप हमेशा याद रखना, ग्रुप को समूह कहते हैं और फ्रेंड को मित्र कहते हैं, है ना। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली फ्रेंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स इज कॉल्ड अ ग्रुप। तो ग्रुप पे नहीं रहना। ग्रुप में कहाँ रहते हैं?
ग्रुप में केवल भगवान का भजन करना। अगर ग्रुप में भगवान के भजन के अलावा कोई भी काम किया, आप इसको याद करके जाना है यहाँ से, आप एक ना एक दिन उसको रिग्रेट नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा जो ग्रुप स्टडी हो गई, एक दिन आपको इतना लाचार बना देगी कि आप अकेले बैठ के पढ़ नहीं पाओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो चीजें अकेले करने सीखना, क्योंकि अगर आप अकेले मजबूत हो, अकेले करने की क्षमता है, अकेले बैठने पे आप परेशान नहीं होते हो। बहुत आसान लगता है जब कोई बंदा एसी में बैठा होता है, बढ़िया गोदरेज की चेयर पे, सामने किताब होती है, देख के ऐसा लगता है कि कितना आसान है पढ़ना। पर याद रखना, वो धूप में फावड़े चलाने से भी ज्यादा कठिन है एसी में बैठ के पढ़ना। वो वही जानता है जो उसके हाथ में कोई कॉपी और सीरियस पढ़ रहा होता है किसी एग्जाम के लिए, एसी में भी पसीने निकल रहे होते हैं उसके। तो ये बहुत कठिन है कि आप अकेले बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाए। इसके लिए आप ग्रुप पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी मत बनाइएगा। ग्रुप स्टडी बहुत छोटी पीरियड्स के लिए अच्छा है। आपको एक दिन मन नहीं लग रहा है, आप ग्रुप में चले जाएंगे। फ्रेंड्स रखना, ग्रुप मत रखना। ग्रुप में आपके बिगड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। इसलिए ग्रुप में केवल रखना तो क्या करना है, भगवान भजन है ना, क्योंकि वो भगवान के बुलाए हुए लोग हैं। वहां पे भजन करके सबको अपना अपना निकल जाना है, क्योंकि भगवान के भजन में भजन करने के बाद सबका कोई अपने अपने लिए मांग लेगा, कोई बुद्धि मांग लेगा, कोई धन मांग लेगा। तो इसलिए भगवान भजन ही ग्रुप में करना है। ग्रुप में अगर 10 दिन चाय पीने गए तो 11वें दिन लड़ाई पड़ती है। ग्रुप में अगर 6 दिन चाय पीने गए तो 7वें दिन या तो आपके दोस्त आपकी बुराई करने लग जाएंगे, या तो आप अपने दोस्त की बुराई करने लग जाएंगे। क्यों, टाइम पर नहीं आता, या चाय पीने के बाद पैसा नहीं देता, चाय पी के बच जाता है, बहुत सारे इशूज क्रिएट हो जाएंगे। तो ग्रुप में आप केवल भगवान भजन करना है, क्योंकि भगवान भजन में एक शक्ति है कि अगर आप ग्रुप में भी करेंगे तो भी आपको अकेला ही फील होगा। आप जब भी ग्रुप पे बैठ के कभी भजन गाए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी सब भी गा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं भगवान भजन कर रहा हूँ और मैं केवल अकेला ही हूँ जो गा रहा हूँ, बाकी कोई नहीं गा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अलग बनाएगी। और तीसरी चीज ये है कि आज के डेट में 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक रीजनिंग एप्टीट्यूड और दूसरा इंग्लिश का। तो डेली आप आधे घंटे रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जरूर करें। किसी भी एग्जाम में चाहेंगे आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कंपनी का हो एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इंग्लिश रीजनिंग, चाहे आपका कैंपस हो। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 2 चीजें आप अगर डेली करते हैं तो इससे आपके एरर जो है, मैथ के सोचने की कैपेबिलिटी, ये सारी चीजों में बूस्टअप होता है। और एक चीजें जो भी मैंने बताई, हो सकता है आप भूल जाए, आपको याद रहे या ना रहे मुझे नहीं पता, बट जो भी चीजें मैंने बताई इनको आप फॉलो करने की कोशिश करना। आप एक ही दिन में 100% नहीं कर पाएंगे, आप धीरे धीरे करने की कोशिश करना। एक दिन में आप एक चीज इम्प्लीमेंट करना, दूसरे दिन दूसरी। बट अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें जगह पर आ जाती हैं। जैसे आप 4 से 12 आपको पढ़ना है, 2 से 9, तो बहुत सारे दोस्त तो आपके ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। जिस दिन आपके दोस्त को ये पता चल गया यू आर रियली सीरियस अबाउट योर गोल, दैट डे ही विल गेट द फ्रेंडशिप। जिस दिन आपके दोस्त को ये पता चलेगा, डू यू नो द फ्रेंड्स ऑफ इलोन मस्क, डू यू नो जिगरी दोस्त ऑफ मोदी जी, यू विल नेवर फाइंड। ये जिगरी दोस्त उन्हीं के होते हैं जो कुछ नहीं होते। जिगरी दोस्त बाद वालों के नहीं दिखते, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके कोई दोस्त बचते ही नहीं है, आप केवल लोग बचते हैं। और केवल कोई बचता है तो माता पिता और भगवान। अगर आपकी सक्सेस रियल सक्सेस है, पटवारी की नौकरी नहीं है, एसआई की नौकरी नहीं है, वहां पे तो आपको दोस्त मिलेंगे। पर अगर आपकी सच में कोई बड़ी सफलता है
क्योंकि आपका रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा, इतना ऊंचा गहरा ऐसी जगह से होके जाएगा कि जहां तक आपका कोई दोस्त आपके साथ चलने को तैयार भी नहीं होगा। आप अगर किसी दोस्त को ये बोल देंगे कि मैं सर कल 3 करोड़ का पैकेज छोड़ रहा हूँ और कल से तेरा टी शर्ट पैंट सब देना बंद हो जाएगा, तो उसको भी लगेगा कि पागल है, थोड़े दिन बाद करेगा फिर छोड़ देगा। आप अभी यहाँ हैं तो आपके दूसरे दोस्त हैं, दूसरी सिटी में जाएंगे तो दूसरे दोस्त होंगे, और जब आपको कंपटीशन करना है, आगे बढ़ना है, तो सिटी क्या बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, घर छोड़ के आए हम लोग। इसलिए दोस्त की वैल्यू बहुत है, बहुत ज़्यादा। पर हर एक जगह पर याद रखना, दोस्त कभी आपको सफल बनाने में प्रयास कर सकता है पर सफल बना नहीं सकता। सफल बनाने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्त पर डिपेंड होके कभी दोस्ती मत खराब करिएगा कि मेरा दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा रूम पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा, वो लाइट जला देता है, ये सारी चीज़ें गलत है। वो आपके लिए क्यों सेक्रीफाइस करे? उसके खुद के गोल है, उसके खुद के एम्बिशन है, उसको बात करना है फोन पे तो बात ना करे, आपके लिए बैठ के पढ़े, ये तो गलत है ना, उसके भी राइट्स हैं। तो आप डिपेंडेंसी मत बनाइएगा। जहाँ पे डिपेंडेंसी आप बनाएंगे वहीं से आपको ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या जलन होने लग जाएगा, जो आपको आगे नहीं बढ़ देगा। तो ग्रुप और दोस्ती के बारे में जो यहाँ आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में खराब कर सकती है, तो मेरा यही कहना है कि 10 से ज़्यादा अगर दोस्त होने लग जाए तो समझ जाना कि चीज़ें खराब हो रही है ना। और ज़्यादा बाइक वाइक वाले लेने आने लग जाए 2-3 दिन में, तो समझ जाना कि अब पढ़ता नहीं रहा होगा, अब मुझे बेहतर है कि पार्षद का चुनाव लड़ जाना चाहिए अगली बार, अभी जो होने वाला है ना। तो क्लियर रखना खुद को, आप यहाँ नेता बनने नहीं आए हो। और याद रखना, आप नेता बन भी जाओगे तो उसके अंदर भी बहुत कड़ाई है, पढ़ने से ज़्यादा कठिन है नेता बनना। पुलिस के डंडे और लोगों के जूते आप सह नहीं पाओगे। जो इंसान रोड पे बैठ के पढ़ नहीं सकता वो दूसरों के जूते कैसे खा सकता? और बिना जूता खाए कोई नेता नहीं बनता, बिना पुलिस की डंडा खाए। और जेल जाए तो मतलब जेल जाना होता है इंडिया में, अगर आपको सीएम बनना है तो आपको जेल तो 2-3 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ मच्छर काटने के लिए खुल जाती है, जेल में कैसे रहेंगे? तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, अच्छी चीज़ें करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप लोग, फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? सेकंड ईयर में आप लोग पीक पर हो, है ना? सेकंड ईयर अब आप लोग तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। डिपार्टमेंट कौन सा है? कंप्यूटर साइंस। यस, डिजाइन। आपकी तैयारी है? प्रशांत मिश्रा। डिपार्टमेंट CSE AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये ब्रांच हो गया आपका? नया साल है, पहला ब्रांच है, पहला बैच TIT साइंस। अरे वाह, नया इंट्रोड्यूस हुआ 24 का पहला बैच निकलेगा। अभी तक IIT वगैरह में था। हाँ, बहुत अच्छा था। तो CS से जो लोग मेजर है, तो पहले आप लोग ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर आपको अच्छा पैकेज चाहिए। तो अच्छा पैकेज चाहिए तो उसके लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, तीसरी चीज ऐसे राइटिंग। अब आजकल गोल्डमैन सैच्स, गूगल, ये सब लोग ऐसे राइटिंग में मांगने लग गए हैं। 3 चीजें ये और 4 लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन। पाइथन मस्ट है इसके लिए, AI के लिए, क्योंकि पाइथन में इजली, हाँ, मशीन लर्निंग के लिए भी और AI के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो इजली कोड कर देते हैं चीज़ों को। इसलिए आपको ये 4 लैंग्वेज तो पकड़ के रखते हैं। आप उसके बाद आप अभी से अगर तैयारी करना चाहते हो तो गेट वगैरह की तैयारी अभी से शुरू कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ कोचिंग करने के लिए। वो रवीन बाबू रबुल्ला के जो फ्री लेक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो आप लोग खुद से देख के तैयारी शुरू कर दो। और जिन लोगों के पास पैसा है वो कोचिंग अभी से जाने लग जाओ। और थर्ड ईयर में एक बार एग्ज़ाम दे के देखो कि चीज़ें कितनी दूर तक हम कर पाए। अगर चीज़ें में कुछ कमी रह गई हो तो फोर्थ ईयर में आप इम्प्रूव करके दें। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है CS से, तो ये बोलता है कि CS से गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है।
आप जान लीजिए एक साल में लगभग 1000 वैकेंसी निकलती है CS से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से गवर्नमेंट सेक्टर में। अब अगर आप 1000 के अंदर खुद को लाने में सक्षम नहीं है तो सरकार आपको घर से बुला के तो ले नहीं जाएगी। तो इसलिए सरकार क्यों बुला के ले जाएगी? रिश्तेदार खुद निमंत्रण लेके चले जाते हैं, कोई पूछते नहीं कि तुम आए कि नहीं, सरकार क्यों आएगी बुला? तो इसलिए आपको खुद को इतना काबिल बनाना है कि 1000 के अंदर आ पाएगा। अभी पिछले साल NIC की वैकेंसी निकली, पिछले साल NIC की वैकेंसी निकली थी 800 तो वो सारी गवर्नमेंट जॉब, इसमें से 250 केवल साइंटिस्ट की जॉब। तो आप लोगों को साइंटिस्ट की जॉब में इतनी अच्छी है कि लिमिटेड पेमेंट है, आपका TA सारी चीज़ें मिलती हैं, तो क्या दिक्कत है उसको करने में? तो आप अगर गवर्नमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी चालू कर दें। और अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो आपको जावा, C++, पाइथन में 4 लैंग्वेज अच्छे से करना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको कभी भगवान को नहीं छोड़ना है, हमेशा हम्बल रहना है और भगवान पे बिलीव करना है और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना है। कभी भी कुछ भी बन जाइएगा, कभी घमंड मत करिएगा। जिस दिन आपको घमंड हुआ समझ जाइए आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, अब आप नीचे गिरने वाले हो। कभी भी बड़ों का सम्मान करने का अगर छोटा सा भी क्षण मिलता है आपको, उसको बिल्कुल भी मत गंवाना। अगर आपने वो गंवाया है तो आपको ये जान लीजिए आप कुछ भी ना करें, अगर आप सम्मान करते हैं ना लोगों का तो भी आप बहुत बड़े सम्मान हो जाएंगे। धीरे धीरे लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों को खुद की बुराइयां करने दीजिए। लोग आपकी जितनी बुराइयां करेंगे आपके अंदर उतना ही निखार है। लोगों की बुराइयों को सुनिए, समझिए कि सच में ऐसा है, अगर सच में ऐसा है तो उस पर काम करिए। अगर आपको फील नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं तो उनको नेगेट भी कर दीजिए, उनको उनका टाइम आपकी बुराई पे लगाने दीजिए, आप अपना टाइम खुद को अच्छा बनाने में दीजिए। दोनों बातों में कितना डिफरेंस है कि कभी किसी की बैठ के बुराई मत करिएगा, चाहे वो सच में कितना भी गंदा इंसान है। कभी भी ओसामा बिन लादेन को बैठ के यूज मत करना। It is your wasting of time, nothing more than that. You will get nothing in the bed. You will just split your mouth, nothing more than that. आपको बैग में अच्छा सिर्फ अच्छा बोलने और अच्छा करने से ही मिलेगा। किसी की बुराई करने के लिए आपको केवल और केवल बुरे शब्दों का यूज करना पड़ेगा। अच्छे शब्द यूज करके आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। आप महान शब्द यूज करके किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नीच शब्द का यूज करेंगे कि बहुत नीचा आदमी है, और वहीं पर महान शब्द का यूज करके आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। इसलिए अपना मुंह खराब मत करिए, लोगों को बोलने दीजिए, जो बोलते हैं वो उनका काम है, हमको अपने चाल से चलना है। हमको भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोलते होंगे, आज भी बहुत सारी चीजें बोलते होंगे। आप जितने सफल हैं आपको उतने ही बोलने वाले लोग हैं, तो उस चीजों से कभी विचलित मत होइएगा। सबसे ज्यादा इंडिया में गाली किसको मिलती है? कोई श्री नरेंद्र मोदी जी को, है, उनसे ज्यादा गालियां एक दिन में कोई नहीं खाता। एंड हु इज दैट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नथिंग बिग पोस्ट इन इंडिया दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो गाली खाता है वो सबसे बड़े ओहदे पर होता है, और जो सबसे बड़े ओहदे पर होता है उसको सबसे ज्यादा गाली मिलेगी ही मिलेगी, तभी वो उसके बड़े ओहदे पर है। और याद रखना, सफलता अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है। घमंड लेके आता है ना, एटीट्यूड लेके आता है। लोगों से आप प्रणाम करना बंद कर देंगे, झुकना बंद कर देंगे, आपको अपने ऊपर गुमान होने लग जाएगा। इन सारी चीजों को आप साइड में रखिएगा। सरस्वती जी का जो विवेक होता है ना, जब आपके पास अचानक मान लीजिए 2.5 करोड़ का पैकेज लग गया, 20 लाख रुपए आपके जेब पे आने लग गए महीने के,
MLA जी खड़े हैं कि आप उनको 5 लाख रुपए दे दें, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कराना है। ऐसे ही होता है, अगर आपका 2 करोड़ का पैकेज हो जाएगा तो आपके यहाँ MLA पैसे मांगने आएंगे, आपके इलाके के MLA, ठीक है ना। तो रिश्ते आ रहे हैं सांसद विधायक मंत्री जी के, है ना, एक एक से बड़े। तो उसमें क्या होगा कि आप फैल गए, टेढ़े हो गए, ऐसे हो गए कि अरे नहीं जो है हम ही है, अब क्या है, मंत्री जी की हम दामाद हैं, हमारा कौन क्या कर सकता है। तो वो चीजें गलत है ना। एक दिन मंत्री जी भी निपटेंगे, फिर मंत्री जी के आप दामाद नहीं रह जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि वो कंपनी भी बंद हो जाए जिस कंपनी में आपको घुमाना है। गूगल के पहले एक कंपनी थी, याद है किसी को, सर्च कंपनी थी गूगल के पहले, याहू। याहू से पहले भी एक कंपनी थी, किसी को याद है? हाँ, ओपेरा तो ठीक ही है, उससे पहले स्टार्टिंग में जो सर्च कंपनी थी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पहली सर्च कंपनी सर्च करके आइएगा, वो नहीं चली, उसका नाम कोई नहीं जानता, उसमें भी एम्प्लॉय थे, बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉय थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले थे, आज सब गायब है। एक इंडिया में जो फ्लाइट का कंपनी का नाम है जो बंद हो गई, एयरलाइन करके है ना, कोई बंद हो गई, स्पाइस जेट तो नहीं, एयर इंडिया बंद हो गया, मतलब उसको खरीद लिया टाटा। वो तो खरीद लिया ना, बंद हो गई है, बेरोजगार हो गए बहुत सारे लोग, बहुत सारी हाइक हुई। ये चीजें आप जैसे अपडेट रहना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, इसको आप कल से हैबिट में डाल लीजिए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना कि हिंदी का, समझ रहे हैं आप? ये आपको 10 टाइम स्मार्टर बना देगा। अगर आप डेली हिंदू ही न्यूज़पेपर में पढ़ता हो तो मेरे मुँह से निकल गया, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हैं, 3-3 लोग मिलकर एक न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं, तो एक ही घंटे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना शुरू कर दें, उससे आप प्रौढ़ होंगे, आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा, आपके समझने का दायरा बढ़ेगा। चाहे आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करें, सिविल से बिलोंग करें या इसी से बिलोंग करें, न्यूज़पेपर कल से पढ़ना शुरू कर दें। चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है कि हम जिंदगी को समझ पाए, देश दुनिया में चल क्या रहा है, हमको क्या करना है। कभी भी आप ऐसे नहीं हो सकते कि देश दुनिया में जो हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं हो, कभी भी नहीं, क्योंकि कमाना तो आपको भी देश दुनिया से ही है ना। जॉब तो आप देश दुनिया के लिए ही करोगे, गवर्नमेंट नौकरी करोगे तो क्या किसके लिए करोगे? घर बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको न्यूज़पेपर तो डेली एज अ भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के बारे में इतना चीजें पता होनी चाहिए, जैसे जो जो मैंने पूछा। ये शेड्यूल के अलावा बहुत जगह आप फैल भी होंगे, जब आप फैल होंगे तो कभी घबराइएगा नहीं। फैल होने के बाद 2 चीजें होती हैं, क्या होती है? सबसे पहले पड़ोसी गाली देते हैं, रिश्तेदार गाली देते हैं कि हमको तो पहले नहीं पता था, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस था बच्चे को लेकर, ठीक है ना। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनसे आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस, जो मैंने बोला था, कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है फैल होने के बाद। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फैल होते हैं और अगर आप लगे रहते हैं तो जरूर अपडेट करें। अगर आप फैल होकर रुक गए और जो फैल होने से पहले सीखा उसका कभी उपयोग नहीं किया तो फिर से आप फैल हो गए। मैं कोटा में फैल हुआ, मुझे पता चला कि मुझे 11th से तैयारी करनी चाहिए, मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी फैल हो गया। मुझे लगा कि मेरे पास समय की कमी, मुझे 1 साल और मेहनत लगती तो मैं कर लेगा। मैं वहां से आया, मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर में ही कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस टाइम पे शायद ही कोई लड़का फर्स्ट ईयर में गेट की कोचिंग करता रहा। 2014 में गेट का क्रेज भी नहीं था, लोग गेट की कोचिंग तब करने आते थे जब 2-2 साल 3-3 साल जॉब करके आते थे। तो इसलिए ये चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। और आपको कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर, हम जनरली देखते हैं सर, कोई TCS के प्रति, कोई अमेजोन, जो नॉर्मल जो MNC होते हैं उनके प्रति बहुत भागते हैं, लेकिन जो गेट बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं
उसको टारगेट करते हैं, लेकिन थोड़ा दिन बाद उसको नेगलेक्ट करके तो लगता है नहीं है हमारा सिक्योरिटी इसमें नहीं है, और वो इधर तैयारी करने लगते हैं। और शायद 3 लाख का हो भी जाता है, फाइनली उनको गेट वेट ये सब छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है आप लोगों को कि मैं तो बहुत क्लोजली इन चीज़ों को जानता हूँ। शायद ही ऐसा कोई फर्म होगा जिसको मैं क्लोजली, जो बड़ा फर्म है उनको नहीं जानता होगा, जो 30 लाख के नीचे की नौकरी है, जो 10 लाख के नीचे की नौकरी है, 5 लाख की, इनका काम डिवाइडेड है। जैसे 5 लाख के नीचे का पैकेज है तो कॉपी पेस्ट की नौकरी है, ठीक है ना। आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पर है, आप पर क्या कर रहे हैं, एक जगह से कोड उठाए, ये कॉपी करके दे दिया, एक जगह से कोड उठाए, ये कॉपी करके दे दिया। ये काम है 5 लाख के सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिंदगी का। हो सकता है कि आपको कॉलिंग पे लगा दें कि हाँ हाँ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मेरे काम को दे दो, ये सारी चीज़ें 5 लाख। उसके बाद आता है 10 लाख का मैनेजिंग, कोड बना के दे दिए सबने, कोडों को इकट्ठा करना, चीज़ें मैनेज करना, वो 10 लाख। फिर आता है 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, फुल स्टैक डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, ये सारी चीज़ें आती हैं इनके अंतर्गत, ठीक है ना। जो ये मैंने पैकेज बताया 18 से 30 का डोमेन। तो इसमें आपको क्या मिलता है, आपको कुछ कोड खुद से बनाने पड़ते हैं। जब आप लिटिल बिट खुद से लॉजिकल होते हैं, आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करते भी हैं तो लॉजिक लगा के करते हैं, ये उनकी नौकरी है। उसके बाद आती है जब 50 लाख से ऊपर का पैकेज होता है, 50 लाख से ऊपर का पैकेज होता है, उसमें होता है ज्ञान की जरूरत, उसमें बंदे को रियल एल्गोरिथम आनी चाहिए, उसमें बंदे को ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, उसमें बंदे को टीओसी आना चाहिए, उसमें बंदे को सब कुछ आना चाहिए, उसमें बंदे को पता होना चाहिए इतनी मेमोरी है, इतना स्टैक है, ये कोड चलेगा कि नहीं देख के बता रहे, ठीक है। वो कंपनी की इलीट पोजीशन पर होते हैं, उन लोगों को उन लोगों से मतलब भी नहीं होता। वो लोग बहुत कम काम करते हैं, 3, 4, 5, 6 घंटे से ज़्यादा तो वो काम करते ही, 6 घंटे से ज़्यादा किसी ने फोर्स किया तो कंपनी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको सीखना है तब आप गेट करिए। अगर आपको 50 लाख, 60 लाख, 1 CR, 1.4 CR की नौकरी चाहिए, गेट करिए। या गेट नहीं करना है तो आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों पे अभी से ज़्यादा इतना प्रो हो जाए, प्रो होना मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए और बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लें, जो कि TIT जैसे नॉर्मल कॉलेज से पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको एक बिग कॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, जहाँ के प्रोफेसर आपको वर्ल्ड लेवल की प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो इसके लिए गेट है। अगर आपको मिडिल पे जाना है तो आपको 18 लाख, 20 लाख तक आपको आराम से कॉलेज से मिल जाता है। पर अगर आपको रियल ज्ञान चाहिए, एमटेक करना है, एमटेक के बाद अगर आप गलती से भी IIT बॉम्बे से एमटेक यानी स्टैनफोर्ड से PhD, स्टैनफोर्ड से PhD अगर आपने गलती से भी कर लिया, डू यू हैव अ मीनिंग ऑफ स्टैनफोर्ड PhD, यू विल बिकम सीनियर साइंटिस्ट ऑफ नासा, यू विल अर्न 30 लाख पर मंथ। अब 30 लाख पर मंथ का मतलब समझते हैं, 3.5 करोड़ रुपए सालाना, 3.5 करोड़ का मतलब समझते हैं, 3 लैम्बोर्गिनी पर ईयर, ठीक है ना। तो आपको अगर आप बड़ा खेलना है तो बड़ी चीजें करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको छोटा करना है तो आप अभी से प्रोग्रामिंग वगैरह करते रह जाइए। अगर आपको सीखना है तो आप पढ़िए। गेट, मैं ये नहीं कहता गेट पढ़िए, गेट में जो सब्जेक्ट है उनको पढ़िए, आप एग्जाम मत दीजिए, जो उसका सिलेबस है उसको सीखिए, क्योंकि उसमें रियल कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर साइंस का कोर है, उससे बाहर कुछ बचेगा नहीं। उससे आप एक बार कर लेंगे तो कोई भी कंपटीशन होगा उसमें कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि आप कहीं जाए या ना जाए, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो सर, जैसे आपने मतलब मेडिसिन में ऑफलाइन कोचिंग की, सर अगर ऑनलाइन मतलब, हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मतलब ऑफलाइन सर उसका मतलब कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा है, मतलब ऑफलाइन में कॉस्ट ज़्यादा है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या है कि आपके दोस्त बनेंगे वहाँ,
आप टीचर से फेस टू फेस मिल पाओगे। ये मेरे दोस्त वहीं के कॉलेज के साथ के अलावा है ना, एक बार हम क्लास में म्यूजिक के अगल बगल ही बैठे थे। पहली बार तब बेस में आने की बात हुई थी कि सूरज भी बेस में चलेंगे। वो दौर था 2019 का, 2018 या 2019 का, आज से 4 साल पहले। आप लोग शायद 9th-10th में रहे होंगे या 11th में रहे होंगे। तब उस टाइम पे हम लोग साथ में कोचिंग में बैठे थे और वो क्लास थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शायद, और उस दिन चल रहा था सबनेट मास्क, है ना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ लिया? नहीं तो कोचिंग कर लीजिएगा ना, अभी काम कर लो। Money is something like that, no? I am saying I have sold my land, I have sold my tractor to do coaching, to crack the exams. I have done all syllabus, but I am not confident that I will solve that problem in the grading. You can't pay that much, you are saying that. Yes, sir. Sir, yes, I have already studied all the subjects, but I will not self-confidence that I will done all the questions in the grading. टेस्ट सीरीज लगाओ आप, टेस्ट सीरीज लगाओ। अभी टेस्ट सीरीज तो चालू हो गई होंगी, मैं बिजी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हाँ, तो टेस्ट सीरीज लगाओ, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा आपको। वहाँ पे जितने मार्क्स आए उसके लगभग मार्क्स आते हैं। और ऑफलाइन का जो क्वेश्चन था कि ऑफलाइन आपको टीचर के, मेरी जो सफलता है वो टीचर के कारण ही हुई। और अगर मेरी ऑनलाइन होती तो मैं टीचर से तो मिल भी ना पाता कभी। तो ऑफलाइन की फीस इसीलिए ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, एक इन्वायरमेंट का पैसा होता है, तो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। आप जो चीज़ें क्लास में बैठ के सीख पाएंगे वो चीज़ें आपको घर में, यही चीज़ें आप उसे व्हाट्सएप पे भी तो देख सकते हैं। किसी को बोल देते बहुत वीडियो कॉल कर लेना, मैं सुन लूँगा घर पे बैठ के फोन लगा। और क्रिकेट टीवी में देखना अलग है ना, वहाँ पे जाके देखना अलग है ना, जो चाहे कोई भी हो। और उसमें भी अलग है मैदान पे उतर के खेलना और बाहर से चिल्लाना, जो पड़ोसी करते हैं, ठीक है ना। तो आओ, है ना, ये तो युद्ध है आजकल का कॉम्पिटिशन। गर्दन लेके उतरो, हाथ पे घुस गए तो फिर घुस गए, फिर उसमें निकलने का कोई चांस। सर वो थोड़ा जैसे कि फार्मर बैकग्राउंड से रहते हैं सर, तो मतलब थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, मतलब कि कोचिंग कर रहे हैं। जल्दी शुरू करना तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। लेट जितना ही करोगे ना उतना ही फंसते जाओ, फिर पैकेज ही बचेगा सिर्फ, तो कुछ नहीं बचेगा। और अब तो थर्ड ईयर में एग्जाम होने लग गए ना, थर्ड ईयर में एग्जाम होने लग गया। तो जब जितना लेट करोगे ना उतना ही बचता हो। मारो एक बार कोचिंग से, मारो एक बार पढ़ो सिर्फ, दूसरी बार फिर से कोचिंग करके दे दो एग्जाम, जो मिले उसको ले लो और आगे बढ़ो। और यहाँ के सेंटर के लेवल की फीस होगी, ये आपने तो यही से किया। तब मेरे ज़माने में बहुत कम थी, 40,000 थी, अब तो शायद 70 थी। बहुत पुरानी बात, 10 साल होने वाले हैं। और यहाँ के सेंटर कहाँ? यहाँ पे है, लेवल पे है आपको